आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास के भूगोल, यानी आपके जो BT सिटी का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, यानी उसका फर्स्ट चैप्टर आपका खंड क का भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। सबसे फर्स्ट आता है संसाधन। हम कहते किसे हैं? संसाधन वह कोई भी वस्तु जो हमारी यानी मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरी करता हो, जैसे पेड़, जल, मोबाइल वगैरह सब क्या है, मानव के इच्छाओं और क्या आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। यानी कह सकते हैं कोई भी वस्तु हो जो हमारे उपयोग में आता हो। शर्त है कि वो जब तक कोई वस्तु हमारे मानव के उपयोग में नहीं आएगा वह संसाधन नहीं कहलाएगा। इसी के एक प्रसिद्ध भूगोलविद है, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो उनका नाम था जिम्मरमैन द्वारा कहा गया, संसाधन होते नहीं बनते हैं। वैसे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, ये जानते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। हम अभी अध्ययन करेंगे प्राकृतिक के बारे में। प्राकृतिक में आते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जैसे जैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय, और इसको आगे पढ़ते हैं। अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन वगैरह आगे पढ़ते हैं। संसाधनों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, जैसे जैव और अजैव। जैव मतलब उसमें सजीव आएंगे, अजैव में क्या है, निर्जीव आएंगे। जैव में पहले मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य मतलब मछली, पशुधन, और अजैव में आपका चट्टान, धातु एवं खनिज, ये क्या है, निर्जीव होते हैं, इसलिए जैव और अजैव। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा इनमें कौन जैव संसाधन है, कौन अजैव संसाधन है, तो आप आसानी से पहचान कर पाएंगे। आगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय हम जानते हैं जो हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा यानी सूरज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमेशा वापस हमें मिलती ही रहती है, जैसे जल, विद्युत, वन यानी पेड़ पौधे, और वन्य जीव यानी वन में जो प्राणी पाए जाते हैं। अगला है अनवीकरणीय, जो पुनः प्राप्त नहीं होते हैं और जिसे बनने में करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है, कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो याद रखेंगे नवीकरणीय जो पुनः प्राप्त हो सकता है, अनवीकरणीय जो वापस में नहीं मिलता है, इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर बांटा गया संसाधनों को चार भाग में। क्वेश्चन पूछेगा स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया संसाधन को, चार भागों में। फर्स्ट था व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी खास व्यक्ति का हो, जैसे आपका खेत हो, घर हो गया, या फिर अन्य आपका कोई जायदाद, क्या हुआ, आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, ऐसा संसाधन जो किस समुदाय के लिए हो और उसका उपयोग उस समय समूह के लिए क्या हो, आसान हो। जैसे हम लोग देखते हैं गांव में चारण भूमि होते हैं, जहाँ चारागाह, जहाँ पालतू पशु पर जाकर भोजन चढ़ते हैं प्राप्त, जैसे मंदिर एक समुदाय, हिंदू समुदाय, हम इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इससे सामुदायिक भवन, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर आदि क्या है, ये आपके सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। आगे आपका राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र में पाया जाए, जिस पर देश की सरकार का अधिकार हो और उसका उपयोग आम जनता के हित में हो। जैसे आप लोग देखते हैं ना, सड़क बना रहता है, सड़क के आसपास बोर्ड लगे रहते हैं, यानी सरकार बनाता है और ये कहता है सरकार का है, पर ये किस लिए बनाता है, सड़क क्या है, जनता के हित के लिए सड़क को बनाया जाता है। वो क्या है, आपका राष्ट्रीय संसाधन। उसी में देखिए किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो संसाधन पाया जाएगा वह संसाधन उस देश का होता है, बिल्कुल सही है। और कहता है इसमें एक और फैक्ट है कि जितने भी इलाका जो देश का होगा उसके समुद्री तट से, यानी जो किनारा से समुद्र के 12.2 किलोमीटर तक उस क्षेत्र का क्या है, उसका राजनीतिक सीमा पाया जाएगा, यानी वहाँ तक जो भी संसाधन होगा उस देश के लिए वो संसाधन पाया जाएगा। समझ गए, राष्ट्रीय जो राष्ट्र के अंदर पाया जाता है संसाधन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण रहती है। ठीक, आगे इसमें किसी भी देश की तट समुद्री किनारा रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी क्षेत्र अपर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे पूछेगा कि 200 किलोमीटर दूरी तक को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो अपर्जक आर्थिक क्षेत्र, या फिर अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने दूरी तक रहता था, 200 किलोमीटर तक। उसके बाद विकास के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है, संभावी, संचित, उसके बाद भंडार संसाधन, उसके बाद क्या है आपका संचित कोष संसाधन। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपके संभावित संसाधन, जो संभव हो यानी आगे मिलने वाला हो। कहता है वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो जिससे आगे भविष्य में उपयोग लाने की संभावना रहती है,
जैसे खनिज, जैसे हिमालय के पर्वत है वहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, पर वहाँ ऐसा मौसम है, वहाँ गहराई बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे क्या है, खनन करना यानी वहाँ के माइनिंग करना थोड़ा मुश्किल है, और क्या है वहाँ पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए वहाँ पे क्या है हम लोग संसाधन तो है पर हम लोग वहाँ पर उसका उपयोग खनन नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार राजस्थान, गुजरात जैसे जगहों पर यानी पवन या हवा बहुत तेज़ से बहती है, और जैसे राजस्थान जैसे जगहों में क्या है आपका सौर ऊर्जा की संभावना बढ़ सकती है, क्या है जिससे वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे सूर्य की पर्याप्त मात्रा हमें मिलती रहती है। इसी के आगे है संभावित के आगे के विकसित संसाधन, जो हमें संसाधन मिल चुके हैं, उसका खोज भी हो चुका है, उसका गुण क्या है, उसकी खासियत क्या है मालूम चल गया है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग सही टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इसमें नहीं कर पा रहे हैं यानी उपयोग करेंगे, आगे चल के जो मिलता है तो उपयोग करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, जैसे गुजरात के भुज में, गुजरात की एक जगह है वहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण लगाए गए, और क्या है राजस्थान में भी बहुत जगह पे क्या है सौर ऊर्जा सेल का सौर ऊर्जा पार्क बहुत ज़्यादा लगाया गया है, जिससे भारत सरकार को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिससे विकसित उसको कर लिया गया है अभी के दौर में। उसके बाद कहता है भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं तथा हमारी मानवीय यानी हम इंसानों की पूर्ति के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब क्या टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण उपयोग में लाया नहीं जा सका है, जिसे सिर्फ देखा जैसा यहाँ पे नहीं छूट गया है, उपयोग में नहीं लाया जा सका है, सिर्फ देखा जा सका। जैसे हमारे पास हम जानते हैं पृथ्वी पर क्या है 1/3 क्या है पानी पाया जाता है और 1 भाग क्या है स्थल है, यानी पूरा भाग पर क्या है जल पाया जाता है, और जल में हम जानते हैं केमिस्ट्री के आधार पर उसमें क्या है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु पाए जाते हैं। हम ये भी जानते हैं हमारे पास जल असीमित मात्रा में है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग हम जानते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि इसका सांस लेने में हमें बहुत ही काम आता है, यह न रहेगा तो हमारी जीवन यापन क्या समाप्त हो जाएगी। और क्या हाइड्रोजन एक उच्च प्रकार का ईंधन है, और हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और हाइड्रोजन गैस हल्का होने के कारण पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। अगर ये गैस मिल जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रकार होगी हमारे हम इंसानों की, पर ये गैस क्या है हाइड्रोजन गैस बहुत ही मुश्किल से पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है, ये पृथ्वी से ऊपर चला जाता है। तो इसको अगर हम किसी प्रकार हम जल और ऑक्सीजन को अलग कर पाए तो हमें ऊर्जा की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जल की पर्याप्त मात्रा में हमें जल है। देखो जल और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, पर वह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई आसान प्रक्रिया मिलता है तो हम उसको अलग करके हम ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे पहले के दौर में क्या था, एल्युमिनियम बहुत ही रेयर मेटल था, उसका सोना ये सब आसानी से मिलते थे, पर जब इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा एल्युमिनियम को अलग किया जाने लगा तो देखा गया कि एल्युमिनियम पृथ्वी में बहुत मिलने लगे। तो क्या हुआ कि सोना का वैल्यू बढ़ गया और क्या एल्युमिनियम में कम गया। ये बात याद रखिए कि एल्युमिनियम पृथ्वी पर एल्युमिनियम जो तत्व है यानी एल्युमिनियम धातु पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह उसको हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। उसके बारे में आगे हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जब तक खनिज संसाधन के बारे में, उसमें आपको एल्युमिनियम वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें हम बस ये पढ़ना चाह रहे हैं कि संसाधन मिल गए हैं, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका संचित कोष भंडार संसाधन कहता है वैसे संसाधन जो भंडार संसाधन का ही भाग होता है, यानी इसी का भाग होता है, यहाँ भंडार संसाधन का ही भाग होता है, जिसका उपयोग तकनीक के उपलब्ध होने पर किया जा सकता है। हम आगे तकनीक आएगा तो उपयोग कर सकते हैं, जैसे तालाब का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया। जैसे अभी फिलहाल कुछ जगहों पर क्या है इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, नदी पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, उससे क्या है जल विद्युत प्राप्त किया जा रहा है, और क्या है हम लोग उससे मछली पालन भी कर रहे हैं। ठीक, अब आगे कहता है संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, सही ढंग से किसी चीज़ को उपयोग में लाना। क्या है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी विवेक मतलब क्या है आराम से, यानी एकाएक अंधाधुंध उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। कहता है संसाधन की आवश्यकता क्यों है इंसानों के लिए, हमारे लिए क्यों आवश्यक प्रत्येक संसाधन के नियोजित तरीके से उपयोग करें। कहता है संसाधन के उपयोग इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन की और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ संसाधन वितरण बंटवारा सही ढंग से नहीं है। जैसे एग्जाम्पल झारखंड में कुछ मात्रा में क्या खनिज पाया जाता है, क्या कोयला वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अबरक भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। यानी यहाँ भारत में संसाधन विकसित सही तरह से इसको क्या बोलते हैं बांटा नहीं गया है। यानी किसी राज्य में कुछ अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और कहीं पर कुछ प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे हमारे बिहार में कह सकते हैं, बिहार में कृषि का बहुत अच्छा माध्यम है, यानी कृषि करने पर हम लोग डिपेंड है। यहाँ पे हम लोग खेती करने ज़मीन उपयुक्त है, पर झारखंड जैसे जगहों पे क्या है खेती के लिए ज़मीन ज़्यादा नहीं है, पर वहाँ पे क्या है खनिज बहुत मात्रा में पाया जाता है।
उसके बाद संसाधन संरक्षण, हमारे पास संसाधन है तो हम जानना है इसका संरक्षण करना भी बहुत ही अति आवश्यक है। कहता है संसाधन का नियोजित मतलब सही ढंग से एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर संसाधन संरक्षण नहीं किया गया तो हमारी सभ्यता यानी हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसी को रोकने के लिए हमारे समाज सुधारक जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कुछ कार्यक्रम को अंजाम दिए जिससे इसको कुछ हद तक रोका जा सके। जैसे हमारे महात्मा गांधी ने एक कथन दिया था कि हमारे पास हमारे अपना पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए, मतलब उनका कहने का मतलब हमारा अपना पेट भरने के लिए पर पेटी पृथ्वी के पेटी भरने के लिए नहीं है। उसके बाद एक नर्मदा बचाओ क्या अभियान चलाया गया है। नर्मदा एक नदी का नाम है, किसके द्वारा, मेघा पाटकर द्वारा चलाया गया था। उसके बाद चिपको आंदोलन, उसके बारे में आप लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। क्या उत्तराखंड के टेढ़ी नवा गढ़वाल में ये आंदोलन चलाया गया था जिससे पेड़ों को बचाया गया। उसके बाद वर्षा जल संचयन, यानी हम जो हमारे बरसात के मौसम में जो वर्षा होती है उससे हम लोग देखते हैं संचयन करने के लिए क्या तालाब बना देते हैं, उसी को बढ़ावा देने के संदीप पांडे द्वारा चलाया गया था वर्षा जल संचयन एक अभियान चलाया गया था जिसमें क्या गया था वर्षा जल को संचयित करके उससे सिंचाई किया जा सकता है जिससे सुखाड़ जैसे समस्याओं से हम लोग लड़ सकते थे। इसी में एक नोट है डाकू की अर्थव्यवस्था। तो डाकू क्या होता है, किसको कहते हैं, जो क्या है मनमानी किसी चीज़ को अपने अपने आप में क्या है अपने के लिए कब्जा कर लेता है, अपने उपयोग के लिए बिना मनमानी उपयोग करने में लग जाता है। जैसे संसाधनों का अनियोजित विधियों से उसका मतलब होता है मैंने अपने मनमानी से उपयोग करेंगे। कहता है अब जो संसाधन पाए जाते हैं वापस हम देश के स्तर पर उसका संरक्षण जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि इंसान हमारे पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी में जितने सारे देश पाए जाते हैं उसमें जो फेमस देश है हमारे जैसे उसमें उन लोगों का कुछ का संसाधन संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए। जैसे संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कुछ सम्मेलन किए गए। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व में शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। पूछेगा आपको क्वेश्चन कि शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है 1972 में। इसका कहता है इसी 5 साल के बाद इसी सम्मेलन के बाद 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। उसके बाद क्लब ऑफ रोम ने क्या है इसकी वकालत की थी कब, तो 1968 ईस्वी में। पूछेगा क्लब ऑफ रोम ने वकालत कब की थी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में संरक्षण की, क्या है 1968 ईस्वी में। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन भी किए गए। टोटल पृथ्वी सम्मेलन 3 पृथ्वी सम्मेलन किए गए 1992, 1997 और 2002, यानी 5 सालों के गैप में क्या है पृथ्वी सम्मेलन किया गया। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में किया गया जो 1992 ईस्वी में, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में क्या 1997 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में किया गया था। ठीक, याद रखिएगा 5 साल की अवधि पर ये क्या है सारे सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। उसके बाद एक और सम्मेलन होता है क्योटो सम्मेलन, यानी सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन के आसपास ही दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें क्या आपके 159 देश शामिल हुए थे। पूछेगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, किस देश में हुआ था और क्या है उसमें कितने देश शामिल हुए थे, क्या है 159 देश शामिल हुए थे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्या था क्योटो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, जापान में। कहता है इसमें 6 गैस इसके क्या है कारक थे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड आदि जैसे गैस ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी मतलब होता है वैश्विक तापन। ठीक है, आगे है सतत विकास की अवधारणा। मतलब इसके मतलब अर्थ हमें पता है कि लगातार विकास करने से, यानी सतत विकास में आदमी इंसान की प्रवृत्ति ही होती है कि हम लगातार क्या है विकास करने में लगे हुए हैं। कहता है आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी के बल्कि आने वाली अगली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर संसाधन का उपयोग किया जाता है। ऐसी आर्थिक विकास को हम सतत विकास कहते हैं। याद रखिएगा ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम संसाधनों के इस प्रकार उपयोग करेंगे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ संसाधन बचा रहे, क्योंकि उनके लिए इसका ऊर्जा की संकट न पड़े। जैसे कहता है कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन। हम जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ये खत्म हो जाएंगे तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। ठीक, और इसका उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको ऊर्जा की कमी हो जाएगी और ऊर्जा हमारे
मानव के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे इसको।